वाकई इमिग्रेशन की वजह से, ज़्यादा इमिग्रेशन होने की वजह से मसला हुआ है और यहाँ पर जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं वो भी इस चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनेडा। अगर आप कनाडा आ रहे हैं, आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी में, स्टडी वीज़ा पे, विज़िट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, तो क्या आने का डिसीजन आपके लिए सही रहेगा? आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? कामयाबी मिलेगी या नहीं? इस पर हम बात करेंगे। और ख़ास करके बहुत सारे दोस्त जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होकर वो यहाँ कनाडा आते हैं, ख़ास करके उनका कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ व अकारिब या कोई जानने वाला, उनका बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी देखकर वो कहते हैं कि यहाँ आते साथ ही वो चीज़ें हासिल कर लेंगे, यानी सुहाने ख्वाब लेकर यहाँ आते हैं और यहाँ आकर उनको ज़ाहिर है उस तरह से जो उनकी तवक्को होती है उसके मुताबिक चीज़ें नहीं होती, ज़ाहिर है वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रही है और यूट्यूब पर पहली बार देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और फेसबुक पर ज्वाइन करने का, इंस्टा और टिकटॉक पर ज्वाइन करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, सबसे पहले थोड़ा सा आपके साथ स्टैट्स मैं शेयर करना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो, समझ में आसानी होगी आपके लिए कि यहाँ पर इमिग्रेशन जिस तरह से हुई है 2020 तक चीज़ें नॉर्मल चल रही थी इमिग्रेशन को लेकर, चूँकि कोविड भी था, उसके बाद चीज़ें स्टेबल थी आप कह सकते हैं। लेकिन 2021-22 यानी 23-24 ये वो अरसा है कि इमिग्रेशन को लेकर अगर आप ग्राफ देखें तो एकदम से ऊपर गया है इमिग्रेशन का ग्राफ। और ओवरऑल कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो 4 करोड़ के करीब है और जो टेम्पररी रेजिडेंट हैं यहाँ पर कनाडा में वो 26 लाख के करीब हैं, जिनमें से 23 लाख स्टूडेंट हैं, जिनमें आप कह सकते हैं स्टूडेंट और वर्क परमिट पे हैं, और बाकी 3 लाख के करीब रेफ्यूजीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। और कनाडा में जो रेफ्यूजीज़ आते हैं उनके हवाले से भी मैं इंपॉर्टेंट एक बात शेयर करना चाहूँगा आपसे। और चूँकि इमिग्रेशन का स्पाइक चूँकि हाई हुआ है और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को कंसिडर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन की वजह से यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस हुए हैं, इन्फ्लेशन हुई है। इस पर आपका क्या नज़रिया है, क्या नुक्ता नज़र है, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वाकई इमिग्रेशन की वजह से, ज़्यादा इमिग्रेशन होने की वजह से मसला हुआ है और यहाँ पर जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं वो भी इस चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं कि इमिग्रेंट्स ज़्यादा हुए, इमिग्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हुई हैं और इन्फ्लेशन और वो तमाम तर चीज़ें उसको मरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन की अगर बात करें, बाकी किसी ममालिक की बात करें, या पाकिस्तान की, इंडिया की, या सऊदी अरब, या आप दुबई, कोई भी मुल्क है, यूके है, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन का क्या रेट है वो भी आप उस तरह से मवाजना कर सकते हैं, क्योंकि हर साल ज़रा इन्फ्लेशन में तो इजाफ़ा होता ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एज एन विज़िट वीज़ा पे आते हैं या यहाँ आकर, सबसे पहले आपका मकसद ये होता है कि यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल की जाए। बेशक आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, या आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं विज़िट वीज़ा से, तो मकसद ये होता है कि यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल की जाए। ये कनाडा की खासियत है कि ज़ाहिर यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी का जो पाथवे है वो ईजी है। ज़ाहिर है बाकी ममालिक के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी ममालिक की निस्बत यहाँ पर थोड़ी सी आसानी है, इस वजह से लोग यहाँ रुक करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए, खास करके एज अ स्टूडेंट अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये सोचिएगा कि अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल आपका स्टडी का पीरियड होगा और उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट होगा और उसके बाद आपको 3 से 5 साल लग सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से। और जब तक आपका वर्क एक्सपीरियंस पूरा होता, एजुकेशन पूरी होती, यू नेवर नो कि रूल्स जिस तरह से चेंज हो रहे हैं क्या हालात होंगे। तो स्टडी वीज़ा के लिए चूँकि कैप भी लगाई गई है कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से, और उस तरह से जिस तरह से स्टूडेंट इससे पहले आ रहे थे, पिछले साल आ रहे थे, यानी उस पर कैप लगाई गई है कि जो टेम्पररी रेजिडेंट्स का जो कोटा है उसको कम किया जाए, जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर की जानिब से स्टेटमेंट में भी कहा गया था कि उसको 5% तक किया जाएगा, जिसमें विजिटर वीज़ा भी शामिल होते हैं। और विजिटर वीज़ा के हवाले से भी जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो सामने आई थी, जो मैंने आपसे शेयर भी किया, कि इमिग्रेशन मिनिस्टर से पूछा गया कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं, रेफ्यूजी यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उस चीज़ को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो विज़िट वीज़ा है उसको मज़ीद स्ट्रिक्ट किया जाएगा। यानी सिर्फ वही लोग जो अप्लाई करेंगे, एलिजिबल होंगे, उनको ग्रांट होगा जो बिल्कुल सही होंगे, जिनकी सही तरह से ड्यू डिलिजेंस होगी, चेकिंग होगी, और उसके बाद पता चलेगा कि वाकई वो एक जेन्युइन टूरिस्ट है और यहाँ आ रहा है, घूम फिर कर वापस जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप आते हैं, स्टूडेंट हैं या विजिटर वीज़ा पे आते हैं, आपको मुश्किलात का सामना होता है। स्टार्टिंग में आपको बेसमेंट में रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनसे आपकी माइंड मैचिंग नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा कि आपने
किसी भी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, स्पेशली पॉलिटिकली और रिलीजियसली इन पॉइंट्स को अपने डिस्कस नहीं करना। यू नेवर नो कि आपके साथ जो बंदा रह रहा है मतलब फ़ायदा कोई नहीं है, ऐसे ही अपने आप को इंडल्ज करना है कैसी बहस में जो कि ख़त्म होने वाली नहीं है। आपका मकसद वो नहीं है, आपका मकसद है यहाँ कि स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी आपने हासिल करनी है, या अगर आप काम के सिलसिले में आए हैं आपने काम करना है, काम तलाश करना है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको जॉब में भी खासी दिक्कत हो रही है। अगर आपके पास वर्क परमिट है उसके बावजूद भी जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए अक्सर बेशतर जिक्र किया जाता है कि कॉन्टैक्ट्स और रेफरेंस आपके होने चाहिए और काम आपको आना चाहिए। और ख़ास करके वो लोग यहाँ पर कामयाब होते हैं जिनका वहाँ पर यानी बैक होम उन्हें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, और वो कहते हैं कि किसी तरह से वो पहुँच जाएँ और जो भी काम उनको मिलेगा वो कर लेंगे। और ख़ास करके रेफ्यूजीज़ से मुताल्लिक जो इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि रेफ्यूजीज़ चूँकि उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की होती हैं, यानी डिफरेंट ममालिक के बॉर्डर से वो होकर आते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि उन्हें जो भी काम मिलेगा वो करेंगे। तो अगर इस तरह की अर्ज़ आपके अंदर मौजूद है तो आपको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्टैक्ट रेफरेंस भी होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो हालात हैं पिछले 2 साल की निस्बत, पिछले 2 साल तो शायद किसी को काम के लिए इंतज़ार करना पड़ता था कि कोई बंदा उनको मिल जाए, लेकिन आज एक ही जॉब के लिए 20-20 बंदे रोज़ाना आते हैं। तो ये सूरत हाल भी आपने देखनी है कि अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास स्किल होना चाहिए, काम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट रेफरेंस भी होना चाहिए ताकि यहाँ पर एक्सपोर्टिंग सिस्टम भी हो। और आ रहे हैं तो आपकी जेब में इतने पैसे होने चाहिए कि अगर आपको 3 महीने 4 महीने 6 महीने जॉब नहीं मिलती तो आपका अपना गुजारा खुद से हो सके। यहाँ पर रेंट अकोमोडेशन आपको पता है हाई है, एटलीस्ट अगर आप अपना रूम लेंगे बेसमेंट में सिंगल रूम लेंगे तो $600-700 आपको पे करना पड़ेगा। शेयरिंग पे 400 450 500 तक शेयरिंग में आपको पे करना पड़ेगा। ग्रॉसरी के लिए आपको $200-300 तो लगेंगे। 1000 आप कह सकते हैं कि आपका अपना फ़ोन बिल वगैरह सारा ख़र्चा मिलाकर $1000 तो आपका लगना ही लगना है एक बंदे का यहाँ पर। तो इतना ख़र्चा आपका होना चाहिए 5-6 महीने का, जब तक आपकी कहीं ना कहीं सेटलमेंट होती, आप इन्वायरमेंट से हम आहंग होते, लोगों को समझते, आपकी बोली थोड़ी सी बेहतर होती, तब तक के लिए ज़ाहिर है आपके पास ख़र्चा ज़रूरी होना चाहिए ताकि आपका यहाँ पर सही तरह से सर्वाइवल हो सके। अक्सर बेशतर आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स यहाँ आकर ऊबर करते हैं। भाई क्यों ना करें, जब तक उनको अपना प्रोफेशन की जॉब मिलती तब तक उन्होंने कुछ ना कुछ तो गुजारा करना है, कोई ना कोई काम तो करना है। और ख़ास करके लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेकर आइए, और आपका एक्सपीरियंस ज़रा लाइसेंस का होगा तो वो यहाँ पर आप सबमिट कराएंगे। तो आप जब आपका स्टेटस चेंज होगा तो उसके बाद आप यहाँ पर जो कैनेडियन लाइसेंस है वो ले सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई और नहीं तो गाड़ी लेकर आप ऊबर और डोरडैश स्किप द डिशेस कर सकते हैं। आपकी अपनी अर्निंग एटलीस्ट उससे थोड़ी बहुत आना शुरू हो जाएगी, आपका अपना निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा। तो कनाडा आने से पहले ज़रूर देख कर आइए कि आप यहाँ पर आएंगे किस फील्ड में, किस एरिया में आप यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं, और क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है, और किस तरह आपको कामयाबी मिल सकती है। आज की वीडियो से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई अगर पॉइंट मुझसे मिस हो गया है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।